नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग मैकेनिज्म्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस को देख रहे हैं। इससे पहले वाला वीडियो आप जरूर देख करके आए, क्योंकि वहां पर मैंने समझाया है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस होता क्या है। समझे? तो बिना किसी देरी के आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है। मैकेनिज्म शब्द कहाँ से आया है? मैकेनिज्म शब्द आया है मशीन से। मान लीजिए ये आपका एक मशीन है, ठीक है। मशीन आपका काम कर दे रहा है। आप देख रहे हैं यार, मशीन तो मस्त सुंदर भी दिखता है, काम भी कर देता है, मशीन तो बड़ा जबरदस्त है। हाँ, लेकिन ये जबरदस्त होने के पीछे का रीजन है कि यहाँ पर इसका प्रोसेस हो रहा है। मशीन जो है ना, कुछ भी आउटपुट देने से पहले वो कुछ प्रोसेस कर रहा होता है। तो मशीन का जो अंदरूनी प्रोसेस है ना, उसको हम लोग बोलते हैं मैकेनिज्म। तो यहाँ से शब्द आया है, मशीन से आया है मशीनिज्म, मशीन से आया है मैकेनिज्म। समझे? तो इसी तरह से कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो होता है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का क्या मतलब होता है? कंपनी बढ़िया से रन हो रहा है, बढ़िया से चल रहा है, सारा काम अच्छे से हो रहा है। तो कंपनी सारा काम अच्छे से हो रहा है, इसके पीछे का रीजन होगा पीछे में। समझे? तो उसी को बोलते हैं मैकेनिज्म। कुछ अंदरूनी रीजन होगा, कुछ बाहरी रीजन होगा, जिसकी वजह से कंपनी अच्छे से स्मूथली रन कर रहा है ना। तो अंदरूनी मैकेनिज्म को भी देखेंगे और बाहरी मैकेनिज्म को भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो मैकेनिज्म का मतलब समझ में आ गया। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि मैकेनिज्म्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, तब आपको क्लिक कर जाना चाहिए कि मैकेनिज्म का मतलब क्या बोल रहा है, इंटरनल, एक्सटर्नल। ठीक है। तो दो तरीके से एक कंपनी बढ़िया से गवर्न होता है, बढ़िया से चलता है ना। एक ट्रिक मैं देता हूं, कंपनी अच्छा से तभी चलेगा ना, और या फिर आप भी अच्छे से तभी चलोगे, मैं भी अच्छा से तभी चलूंगा, जब हमारे अंदर डिसिप्लिन होगा। अगर डिसिप्लिन नहीं है, मोटिवेशन देख रहे हैं, हाँ बाउंस बैक कर रहे हैं, और पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो नहीं होगा। समझे? तो अच्छे से चलने के लिए, या फिर कंपनी को भी अच्छे से चलने के लिए डिसिप्लिन चाहिए होता है। समझे? डिसिप्लिन चाहिए होता है। और ये डिसिप्लिन को लाने का तरीका दो है। ये डिसिप्लिन को लाने का तरीका दो है, और वो एक है एक्सटर्नल तरीका है और एक है इंटरनल तरीका। ये इंटरनल तरीका है, एक्सटर्नल तरीका है, इसी को मैकेनिज्म कहते हैं। ठीक है। कहीं ना कहीं देखिए, हम लोग भी ऐसे ही काम करते हैं। हम लोग अगर अच्छे से चलेंगे, अच्छे से हम लोग काम करना चाहेंगे, डिसिप्लिन चाहिए। और डिसिप्लिन कैसे आएगा? इंटरनली भी आ सकता है, एक्सटर्नली भी आ सकता है। इंटरनली कैसे डिसिप्लिन आएगा? मतलब मेरे अंदर जो अंदर आत्मा है, वो बोल रहा है कि पढ़ाई करो, खेल मत करो। हाँ, पढ़ाई करो, सुबह जल्दी उठो, पढ़ाई करो। तो ये एक अंदर का मोटिवेशन या अंदर का डिसिप्लिन है। एक बाहर का डिसिप्लिन होता है, जैसे मेरी मम्मी, एक फ्लाइंग चप्पल आता है, ए पढ़ाई करो। फिर एक लात घुसा आता है, पढ़ाई करो। एक गाली आता है तो पढ़ाई करो। ये है कि एक्सटर्नली डिसिप्लिन बनाया जा रहा है, और एक है इंटरनली डिसिप्लिन। और ये डिसिप्लिन जब आएगा, तभी हम ठीक से काम कर पाएंगे। यही है रीजन, मतलब यही है बेसिस इस कॉर्पोरेट गवर्नेंस का। एक कंपनी अच्छा से तब चलता है जब कंपनी डिसिप्लिन में हो। कंपनी डिसिप्लिन में कब होगा? या तो अंदर से वो आ जाए उसका डिसिप्लिन, या तो बाहर से उसको डिसिप्लिन में डाल दिया जाए। समझे? यही है खेला। स्टार्ट करते हैं हम लोग। एक मिनट में से बड़ा कर देता हूँ। ये सही है। चलिए, तो ये जो चार्ट है, मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ पिछले वीडियो में। ये बहुत क्रूशियल चार्ट है, इसको आप जरूर देख करके आओ, ठीक है। इसमें मैंने आपको बताया कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है, प्रिंसिपल क्या है, पार्टिसिपेंट्स क्या है, स्टेक होल्डर्स क्या होता है, फिर कौन कौन सा फैक्टर है जिससे कॉर्पोरेट गवर्नेंस इफेक्ट होता है, क्या क्या चैलेंजेस है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, मेजर क्या क्या स्कैम हुए थे, और बेनिफिट्स क्या है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के। ये जो चार्ट है ना, ये आपको इजीली 5 नंबर दिलाएगा ही दिलाएगा। ये इतना क्रूशियल चार्ट है, क्योंकि मेन मेन सारा चीज इसमें ऐड किया हुआ है। समझे? यही से सवाल पूछता है कि प्रिंसिपल क्या होता है, बेनिफिट्स क्या होता है, हाँ, या चैलेंजेस क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग क्या है, यही सब पूछेगा भी आपका एग्जाम में। अभी जो कर रहे हैं ये भी पूछेगा, लेकिन एक चार्ट में इतना कुछ है। एक चार्ट में ना कम से कम 5 नंबर आपका फिक्स है, इसीलिए ये चार्ट को आप जरूर करके आना, ठीक है। और अभी जो हम लोग कर रहे हैं, ये 2-3 नंबर का पूछा जाएगा आज जो हम लोग करेंगे। तो आज हम लोग ये कर रहे हैं, मैकेनिज्म्स एंड कंट्रोल्स ऑफ इफेक्टिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस। मतलब अच्छा कंपनी को चलाने के लिए क्या प्रोसेस होगा। हाँ, वो क्या प्रोसेस होगा जो कंपनी को डिसिप्लिन में ला देगा, और डिसिप्लिन से कंपनी अच्छा काम करेगा। और कंपनी अगर अच्छा काम करेगा, इसका मतलब कंपनी का गवर्नेंस अच्छा है। यही सिंपल है। तो यहाँ देखिए, इंटरनल मैकेनिज्म कुछ होता है, यानी कि अंदरूनी शक्ति जो डिसिप्लिन में ला दे रहा है, और एक है एक्सटर्नल मैकेनिज्म, बाहरी शक्ति जो कंपनी को डिसिप्लिन में ला दे रहा है। तो कंपनी को डिसिप्लिन में लाना है, तभी कंपनी अच्छा ग्रो करेगा, अच्छा काम करेगा, ठीक। तो इंटरनल मैकेनिज्म का मतलब हम लोग ने देख लिया
कि वो वेज है या फिर मेथड है जो कि मैनेजमेंट यूज करता है इन इनहैंसिंग द वैल्यू ऑफ शेयर होल्डर्स। मतलब कि तो हम लोगों ने क्या देखा था, इंटरनल मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है, अंदरूनी शक्ति। तो अंदरूनी शक्ति ऑर्गेनाइजेशन में, अंदरूनी शक्ति कौन होगा, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में अंदरूनी शक्ति कौन होगा, मैनेजमेंट ना होगा। तो मैनेजमेंट जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस करने के लिए, कॉर्पोरेट को इफेक्टिवली रन करने के लिए जो भी प्रोसेस यूज करता है, जो भी तरीका यूज करता है, उसको ही हम लोग इंटरनल मैकेनिज्म कहते हैं। वही यहाँ पर लिखा हुआ है, वेज और मेथड यूज्ड बाय द मैनेजमेंट इन इनहैंसिंग द वैल्यू ऑफ शेयर होल्डर। ठीक है, अच्छा कॉर्पोरेट गवर्नेंस का दूसरा अर्थ है कि आप शेयर होल्डर को फायदा दे रहे हैं, इसीलिए यहां पर लिख दिया है वैल्यू ऑफ शेयर होल्डर को इनहैंस करने के लिए मैनेजमेंट जो वेज या फिर तरीका यूज करता है। ठीक है, आप यहां पर ये भी लिख सकते थे कि वेज और मेथड यूज्ड बाय द मैनेजमेंट इन इनहैंसिंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस, तो भी चल जाता है। ठीक है, तो वो कौन कौन सा तरीका है जिससे एक कंपनी इंटरनली डिसिप्लिन में रहता है और बेटर कॉर्पोरेट गवर्नेंस करता है। ठीक, यहाँ 5 है, 5 वजह से, 5 तरीके से इंटरनल मैकेनिज्म होता है। एक है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। जो भी मान लीजिए कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है ना, पहला है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही बैकबोन होता है किसी भी कॉर्पोरेट का, किसी भी कंपनी का। सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारा अथॉरिटी इसी के हाथ में होता है। तो सारा अथॉरिटी और सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके हाथ में ही है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में ही है। तो अगर मान लीजिए कि कंपनी डूबेगा तो किसका नाम डूबेगा, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का। इसीलिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेगा, अपना नाम बचाने के लिए कंपनी को डिसिप्लिन में रखेगा, कंपनी को डिसिप्लिन से काम करवाएगा। सारा अथॉरिटी भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास है। मतलब कि जो मैनेजर को अपॉइंट करना है, ठीक है, जो एम्प्लॉय को अपॉइंट करना है, ठीक है, जो वर्कर को अपॉइंट करना है, उसको पैसा देना है, ये सब कौन डिसाइड कर रहा है, ये सब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो डिसाइड कर रहा है। और अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सही मैनेजर को चुनेगा, सही एम्प्लॉय को चुनेगा और सही वर्कर को चुनेगा, तभी तो एक कंपनी अच्छे से रन हो पाएगा। इसीलिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो एंटिटी है जो कि कंपनी को अंदरूनी तरीके से डिसिप्लिन में रखता है और उसको ठीक चलाता है। अगला है बोर्ड कमिटी। बोर्ड कमिटी और कुछ नहीं होता है, ये एक हेल्पर है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो भी काम बताता है ना, वो बोर्ड ऑफ कमिटी ही करता है। तीसरा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड ऑडिटर्स। तीसरा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड ऑडिटर्स। ये क्या है भाई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या मतलब होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बैलेंस शीट में कंपनी दुनिया को बताता है कि उसके पास कितना एसेट है और कितना लाइबिलिटी है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बताता है कंपनी कि साल में उसका कितना प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है, ये बताता है। लेकिन बताने से पहले पब्लिक को बताने से पहले इसका ऑडिट होता है। ऑडिट मतलब कि चेकिंग, कि जो कंपनी बता रहा है वो सच तो बता रहा है, और अगर ये प्रूफ हो जाता है कि सच बता रहा है, ऑडिटर ये रिपोर्ट दे देता है कि हाँ जो बता रहा है ना कंपनी वो सच बता रहा है, तो वो पब्लिक कर दिया जाता है। वही बैलेंस शीट, वही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इससे क्या फायदा होता है, इससे ये फायदा होता है कि आदमी लोग को मालूम चल जाता है कि कंपनी में ज्यादा लाइबिलिटी है, कंपनी उतना अच्छा से काम नहीं कर रहा है, तो कंपनी का बदनामी होता है। कंपनी का बदनामी होता है तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है ये लोग आपस में मिलकर के मीटिंग बिठाता है और कंपनी को फिर से वापस ट्रैक में लाता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे कि बैलेंस शीट, पीएनएल, कैश फ्लो स्टेटमेंट, इससे मालूम चल जाता है, इससे कच्चा चिट्ठा खुल जाता है किसी भी बिजनेस का, किसी भी कंपनी का। तो कंपनी का अगर औकात चेक करना है ना, तो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख सकते हैं, बैलेंस शीट देख सकते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देख सकते हैं। ये दोनों देखने से तो क्या होगा, औकात मालूम चल जाएगा। तो अगर किसी कंपनी का औकात बहुत कम है, ये तो मार्केट में भी बात फैलेगा ना, और मार्केट में बात फैलेगा तो वो कंपनी वालों को बुरा लगेगा, तो कंपनी वाला काम करेगा और अपने आप को डिसिप्लिन में लेकर के आएगा और बेटर बैलेंस शीट बनवाएगा अगले साल, बेटर प्रॉफिट निकलवाएगा अगले साल, है ना। तो ये भी एक तरीका है जिससे कि मैनेजमेंट अच्छा से कॉर्पोरेट गवर्नेंस को बनाए रखता है। फिर है ओनरशिप स्ट्रक्चर। ठीक है, मान लीजिए कि इसमें 90% ओनर है मुकेश अंबानी। ठीक है, मुकेश अंबानी, तो क्या होगा, रेपुटेशन है इसमें, रेपुटेशन बना हुआ है। अच्छा कॉर्पोरेट गवर्नेंस होगा या नहीं होगा, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, मुकेश अंबानी पे। और ये अपना इज्जत तो बचाएंगे, ये अपना लाश तो रखेंगे, इसकी वजह से क्या करेंगे, ये कंपनी को अच्छे तरह से रन करवाएंगे और कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा करवाएंगे। लेकिन मान लीजिए
कि यहाँ पर 95% जो है, यहाँ पर जो 95% है ये स्कैटर्ड है, फॉरेन इन्वेस्टर है, मतलब दूसरा देश का आदमी है, फॉरेन इन्वेस्टर है। तो ये देखेगा जैसे ही कंपनी लॉस में जा रहा होगा ना, तो ये क्या करेगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टर लोग जो है अपना शेयर बेच जाएगा, शेयर बेच देगा और निकल लेगा अपना देश। ठीक है, तो ये जो कंपनी रह जाएगा ये बिना मालिक का रह जाएगा, लावारिस कंपनी बन जाएगा। तो जब ये लावारिस कंपनी बन जाएगा तो क्या होगा, ये अच्छा से काम कर पाएगा, नहीं काम कर पाएगा। इसीलिए इसको लावारिस नहीं बनाने के लिए ओनरशिप स्ट्रक्चर भी मैटर करता है, किस तरह का ओनरशिप है, किस तरह का मालिकाना हक है उसमें किसी कंपनी में। उसके बाद स्टॉक बेस्ड कंपनसेशन। इसका क्या मतलब होता है, मान लीजिए आपके कंपनी में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है ना, आप उसको बोले हैं कि देखो भाई कंपनी में हम तुमको 5% का शेयर दे रहे हैं। ठीक है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेगा, कंपनी को बहुत ग्रोथ करवाएगा। क्यों, क्योंकि कंपनी का ग्रोथ होगा तभी तो इसका 5% शेयर का वैल्यू भी बढ़ेगा। अगर मान लीजिए कंपनी डूब रहा है तो इसका 5% शेयर का कोई वैल्यू रहेगा, कुछ वैल्यू नहीं रहेगा। इसीलिए ये अपना वैल्यू बढ़ाने के लिए कंपनी के लिए काम करेगा, कंपनी को अच्छा कॉर्पोरेट गवर्नेंस करवाएगा, अच्छा से कंपनी को चलाएगा। इसीलिए स्टॉक बेस्ड कंपनसेशन बहुत काम आता है। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दिया ना, ये मैनेजर को भी दे सकता है। मैनेजर को भी कहेगा कि देखो 1% शेयर तुमको दे रहे हैं कंपनी का, तुम कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म में अच्छा अच्छा काम करो। फिर एम्प्लॉय लोग को देगा, तो एम्प्लॉय लोग बोलेगा कि हाँ यार ये कंपनी को अगर हम और आगे बढ़ाएंगे तो मेरा ही फायदा है, तो एम्प्लॉय लोग भी काम करेगा। तो देखें सब कोई काम करने लगा तो कंपनी अच्छा से रन होने लगा, और कंपनी अच्छा से रन होने लगेगा, फ्रॉड नहीं होगा, लोग मेहनत से काम करेंगे तो कंपनी ग्रो होगा, कंपनी ग्रो होगा तो इसका मतलब कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा हो रहा है, कंपनी अच्छे से चल रहा है ना। तो ये है इंटरनल, यानी कि अंदरूनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदरूनी शक्ति कौन कौन सा है जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा बना रहा है। पहला है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, फिर उसी का साथी है बोर्ड कमेटी, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑडिटर्स जो कि औकात बताता है किसी कंपनी का, फिर ओनरशिप स्ट्रक्चर, फिर है स्टॉक बेस्ड कंपनसेशन। ठीक है, ये तो हो गया अंदरूनी शक्ति। अब बाहरी शक्ति देखते हैं। बाहरी शक्ति का यहाँ फोटो देखिए, तो यहाँ आप फोटो देखिए यही काम हो जाएगा। एक्सटर्नल मैकेनिज्म का क्या मतलब होता है, बाहरी शक्ति जो कंपनी को डिसिप्लिन में रखे ताकि कंपनी अच्छे से रन हो पाए और कंपनी ग्रोथ कर पाए, कंपनी अच्छे से गवर्न हो पाए। ठीक है, एक्सटर्नल मैकेनिज्म क्या क्या है, बाहरी शक्ति कौन कौन सा है। सबसे पहला बाहरी शक्ति है फाइनेंशियल मार्केट। ये देखिए फोटो, अगर आपका कंपनी अच्छा ग्रोथ करेगा तब आपका कंपनी का शेयर प्राइस भी बढ़ेगा, आपका कंपनी का रेपुटेशन भी बढ़ेगा। तो क्या होगा, आपका कंपनी का रेपुटेशन बढ़ेगा, शेयर प्राइस बढ़ेगा। और अगर आपका कंपनी अच्छा ग्रोथ नहीं कर रहा है तो क्या होगा, शेयर प्राइस भी गिरेगा, उसका रेपुटेशन भी गिरेगा। तो देख रहे हैं फाइनेंशियल मार्केट आपको इनडायरेक्टली डिसिप्लिन में ले आया, क्योंकि आप देखेंगे कि यार मार्केट में मेरा इतना इज्जत खराब हो रहा है तो हम काम करेंगे यार, तो आप काम करने लगिएगा। अगर मार्केट में आपका इज्जत बहुत अच्छा हो रहा है तो आप और काम करिएगा, और इज्जत बढ़ाइएगा, है ना, सब आपके बारे में बात करेगा। तो फाइनेंशियल मार्केट ये तो बाहर का चीज है, बाहर का प्रोसेस है जो कि आपको कंपनी को डिसिप्लिन में ला दे रहा है। तो फाइनेंशियल मार्केट इस तरह से मदद करता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस में। अगला है मार्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो देखिए जो मार्केट होता है जहां पर गुड्स एंड सर्विसेज मिलता है, जहां पर गुड्स एंड सर्विसेज मिलता है, अगर आप बढ़िया सर्विस नहीं देंगे, आप बढ़िया सर्विस नहीं देंगे तो क्या होगा, जो आपका कस्टमर है दूसरे के पास भाग जाएगा, है ना। हम जहां पर लाइब्रेरी जाते थे पहले, हाँ, तो लाइब्रेरी में क्या होता था ना कि इतना गर्मी है तो एसी नहीं चलाता था, तो हम भाग गए दूसरे के पास चले गए। तो इसमें क्या हुआ, जो लाइब्रेरी हमको परेशान कर रहा था, अच्छा सर्विस नहीं दे रहा था, वो तो डूब गया ना। तो फिर क्या होगा कि वो ना डूबे, इसके लिए वो क्या करेगा, अच्छे से कंपनी को चलाएगा, अच्छे से लाइब्रेरी को चलाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि मार्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज किसी कंपनी को डिसिप्लिन में ले आया। कैसे, क्योंकि अगर अच्छा सर्विस नहीं देगा तो उसका जो कस्टमर है वो भाग जाएगा, समझे। अगर मान लीजिए कि आप अच्छा सामान नहीं बेचते हैं, आप चॉकलेट बेच रहे हैं, कैडबरी कैडबरी चॉकलेट बेच रहे हैं और उसमें पिल्लू निकल के आ गया है, वॉर्म निकल के आ गया है, तो क्या होगा, ऐसा आपका बॉयकॉट होगा ना, फिर दुनिया आप खरीदेगा नहीं, तो आप कंपनी डूब जाएगा। तो कंपनी को डूबने से बचाने के लिए आप अपने आप प्रोसेस को ठीक करिएगा। तो मार्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आपको डिसिप्लिन में लेके आया कि नहीं लेके आया, लेके आ गया ना। उसके बाद देखिए अगला है लेबर मार्केट। ठीक है, अगला लेबर मार्केट अब देखते हैं। अगला है लेबर मार्केट। देखिए अगर आप अपनी कंपनी के लेबर को अच्छे से
इज्जत नहीं देंगे तो भाग जाएगा। मान लीजिए कि आपका कंपनी है एबीसी, हाँ, और उसमें आप 10 आदमी को रखे हैं और 10 आदमी को कुत्ता कैसे खटाते हैं, 17 घंटा काम करवाते हैं, 18 घंटा काम करवाते हैं और उसको गाली बकते हैं, उसको बोनस नहीं देते हैं, तो वो क्या करेगा? बोलेगा भाग साला, ये कंपनी में काम नहीं करेंगे, दूसरा कंपनी में काम करेंगे, और वो भाग जाएगा आपका कंपनी से। और दूसरे को भी ये बता देगा कि इसका कंपनी में लेबर लोग के लिए कोई इज्जत नहीं है, इसका कंपनी मत जाओ। तो क्या होगा? आपका कंपनी डूब जाएगा। समझे? तो लेबर मार्केट भी आपको डिसिप्लिन में ला सकता है। तो लेबर मार्केट भी आपको डिसिप्लिन में ला सकता है जिससे कि आप अच्छा कॉर्पोरेट गवर्नेंस करा सके। फिर है मीडिया एंड सोसाइटी प्रेशर। यहाँ बॉलीवुड कंपनी, मान लीजिए कि एक बॉलीवुड कंपनी है, ठीक है, वो एक फिल्म लाया है और उसमें अनन्या पांडे को लीड रोल ले लिया है, ठीक है, अनन्या पांडे को लीड रोल ले लिया है, उसमें अनन्या पांडे को बना दिया वंडर वुमेन ऑफ बॉलीवुड, वंडर वुमेन सुपर हीरो वाला। हाँ, तो क्या होगा? बहुत लोग बोलेगा नेपोटिज्म नेपोटिज्म, और क्या कर देगा? बॉयकॉट कर देगा। कहाँ बॉयकॉट करेगा? ट्विटर में बॉयकॉट करेगा, हाँ, सोशल मीडिया में बॉयकॉट करेगा। उससे क्या होगा? बस कंपनी बोलेगा नहीं नहीं नहीं, अब हम अनन्या पांडे को नहीं लेंगे, अब अगला फिल्म बनाएंगे ना तो हम नेपोटिज्म को नहीं रखेंगे, दूसरा को रखेंगे, हम विद्युत जामवाल को रख लेंगे, हाँ, या फिर हम किसी और को रखेंगे। तो क्या होगा कि बॉलीवुड कंपनी कॉर्पोरेट गवर्नेंस मतलब डिसिप्लिन में आ जाएगा, और डिसिप्लिन में आ जाएगा तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉलो करने लगेगा। तो यहाँ पर देखें कि सोसाइटी प्रेशर या मीडिया प्रेशर से भी कंपनी लाइन पे आ जाता है, कंपनी डिसिप्लिन में आ जाता है। अब एक्सटर्नल ऑडिट, ऑडिट का मतलब होता है चेकिंग करना। क्या चीज को चेकिंग करना? आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करना, जैसे कि बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर मान लीजिए कि बैलेंस शीट में आपने घपला कर दिया है या फिर पीएनएल में आपने घपला कर दिया है, तो ऑडिटर क्या करेगा? ऑडिटर अपना रिपोर्ट को क्वालिफाई कर देगा, मतलब कि खराब रिपोर्ट दे देगा। जब खराब रिपोर्ट आएगा ना पब्लिक में, तब आपका जो बेइज्जती होगा कि ये फ्रॉड करता है, ये कंपनी बढ़िया नहीं है, तो एक्सटर्नल ऑडिट के डर से ही बहुत सारा कंपनी कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉलो कर लेता है, अच्छे तरीके से अपना कंपनी को चलाता है, फ्रॉड नहीं करता है। तो एक्सटर्नल ऑडिट भी कंपनी को लाइन पर ला देता है। मैंने भी एक बैंक ऑडिट किया है, फेडरल बैंक का ऑडिट किया है मैंने। तो बड़ा मजा आता था वहां पर। क्या होता था ना, जानते हैं? मतलब गिफ्ट मिलता था। जैसे ऑडिट कर रहे हैं ना, तभी तो मैं बच्चा था बहुत, समझे, बच्चा था और ऑडिट करता था, सीए आर्टिकलशिप में था मैं, समझे। तो जो मैनेजर है, तो वो मैनेजर आकर के मुझे देता था टी शर्ट, हाँ, या फिर शर्ट पैंट, और पूरा मस्त खिलाता था। बोलता था सर आज बिरयानी खाएंगे, तो बोला हाँ, मंगाइए मंगाइए। पूरा मजा हम लोग करते थे। लेकिन उसके बाद फिर रिपोर्ट में हम लोग कुछ घपलाबाजी नहीं करते थे, रिपोर्ट सही देते थे। तो ऑडिट जो है बहुत जरूरी होता है, वो चेकिंग है। वो आप पूरा कंपनी का औकात चेक कर लिए, आप कंपनी को दिखा दिए कि ये अपना औकात सही बता रहा है कि नहीं बता रहा है। अगर औकात सही नहीं बता रहा है तो बता देंगे हम लोग, ऑडिटर बोल देगा कि ये झूठ बोलता है। तो ये अगर झूठ बोलता है तो क्या रेपुटेशन होगा उसका मार्केट में? मार्केट में उस कंपनी को गाली गाली मिलने लगेगा, जिसका ऑडिटर रिपोर्ट खराब होगा। इसीलिए एक्सटर्नल ऑडिट जो होता है ना, वो एक कंपनी को लाइन पर ले आता है, ठीक है। फिर अगला है मॉनिटरिंग एंड इन्फोर्समेंट एजेंसीज, सेबी। सेबी क्या है? ये वॉचडॉग है, ये वॉचडॉग मतलब ये एकदम निगरानी रखते रहता है कि कौन कंपनी फ्रॉड तो नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है वो, अरे रे ये तो गड़बड़ी कर रहा है, इस पे पेनल्टी डालो। वैसे करता है, जैसे आरबीआई कैसे करता है बैंक के लिए, बैंक को कंट्रोल रखता है, वैसे सारा कंपनी के लिए सेबी है बाप, जो लोग को निगरानी में रखता है, कुछ गड़बड़ी करता है तो लोग फाइन लगाता है, हाँ, पेनल्टी डालता है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा? कंपनी लाइन पर रहेगा। अब फिर अगला है एक्ट्स एंड रेगुलेशन बाय गवर्नमेंट एंड रेगुलेटर। देखिए गवर्नमेंट बहुत सारा एक्ट और रूल्स बनाया है, समझे, बहुत सारा कानून बनाया है, जैसे कि कंपनीज एक्ट, समझे, बहुत सारा कानून बनाया है कंपनीज एक्ट। कंपनी एक्ट में बहुत सारा कानून है, रूल्स रेगुलेशन है। फिर सेबी भी, सेबी का एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए रूल्स है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस आपको किस तरह से मेंटेन करना है। तो सेबी का रूल्स है, गवर्नमेंट का रूल्स है, तो ये सब रूल से भी जो कंपनी है वो लाइन पर रहता है, समझे। तो वापस से देख लेते हैं कि क्या क्या है एक्सटर्नल मैकेनिज्म। पहला है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में अगर अच्छा काम नहीं करेंगे तो आपका इज्जत डूबेगा। क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, अगर आप अच्छा क्वालिटी का गुड्स एंड सर्विसेज नहीं देते हैं तो जो कंज्यूमर है वही आपको डुबा देगा। तो ये डर के मारे आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। ये है, देखिए मीडिया, मीडिया भी अगर इंफॉर्मेशन निकाल लिया कि ये कंपनी गड़बड़ कर रहा है, तो क्या होगा? कंपनी में दबाव आ जाएगा, फिर कंपनी ठीक से काम करने लगेगा, तो लाइन पे आ जाएगा कंपनी।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने डाला है मैं राजा रवीश कुमार तो उसके बाद है ऑडिटर। ऑडिटर लोग भी कंपनी को लाइन पे ले आता है। क्यों? क्योंकि ऑडिटर के पास इतना शक्ति है कि वो कंपनी का काला चिट्ठा, कच्चा चिट्ठा पब्लिक को बता दे और उसका इज्जत का फालूदा कर दे, समझे? तो ऑडिटर के पास भी ये पावर रहता है कि कंपनी को वो लाइन पे ला दे। फिर सेबी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दोनों का पावर रहता है कि ये लोग एक्ट या फिर रूल्स एंड रेगुलेशन लगा देगा, जिससे क्या होगा, कंपनी डिसिप्लिन में रहेगा। तो कंपनी को डिसिप्लिन में लाने के लिए जो तरीका है उसी को कहते हैं मैकेनिज्म। एक है इंटरनल मैकेनिज्म, एक है एक्सटर्नल मैकेनिज्म। इंटरनल मैकेनिज्म का मतलब होता है अंदरूनी शक्ति जो कंपनी को डिसिप्लिन में रखा है, और एक्सटर्नल मैकेनिज्म का मतलब कि बाहरी शक्ति जो कंपनी को डिसिप्लिन में रखा है। अंदरूनी शक्ति में कौन कौन आता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जिसके पास सारा कारोबार रहता है कंपनी का, सारा पावर अथॉरिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास रहता है। दूसरा बोर्ड कमिटी। बोर्ड कमिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सुझाव पे काम करता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो बता देता है वही को उसी को देख देख करके बोर्ड ऑफ कमिटी काम करता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी कि जो बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, जो बताता है कंपनी का औकात। तो कंपनी का औकात बताएगा तो वो उसको लाइन पे भी ला कर रखेगा। तो कंपनी का औकात गिरा तो कंपनी को टेंशन हो जाएगा, समझे? फिर है ओनरशिप स्ट्रक्चर। ओनरशिप स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है कि आपका कंपनी ठीक से काम करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। लास्ट है स्टॉक बेस्ड कंपनसेशन। आप अपने ही एम्प्लॉइज को या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को या फिर वर्कर्स को स्टॉक बेस्ड कंपनसेशन देते हैं, मतलब कि ईसॉप देते हैं। ईसॉप का मतलब होता है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, समझे? जिसमें कि आप शेयर देते हैं अपने कंपनी के वर्कर को, एम्प्लॉय को, ताकि वो लोग लॉन्ग टर्म में अच्छा काम करें। अगर वो लोग अच्छा काम करेगा तो क्या होगा, आपका कंपनी लाइन पर रहेगा, डिसिप्लिन में रहेगा, है ना। अब है कि बाहरी शक्ति कौन कौन सा है जो जिम्मेदार है आपको कंपनी को डिसिप्लिन में लाने के लिए। पहला है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में पैसा गिरा मतलब शेयर प्राइस अगर गिरा, आपका कंपनी का शेयर प्राइस गिरा मतलब रेपुटेशन गिरा। तो रेपुटेशन आप नहीं गिराना चाहेंगे, इसलिए कंपनी को अच्छा से रन करिएगा। दूसरा है क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर मार्केट में आपका सर्विसेज का वैल्यू नहीं हो रहा है, आपका जो गुड्स है उसमें क्वालिटी नहीं है, तो आपका कंपनी का क्वालिटी होगा, कंपनी भी भाड़ में चल जाएगा। तो कंपनी को ठीक से डिसिप्लिन में रखने के लिए आपको कौन दबाव डाल रहा है? मार्केट डाल रहा है दबाव। तीसरा है लेबर मार्केट। आपका कंपनी में जो भी एम्प्लॉय काम करता है, जो भी लेबर काम करता है, वो अगर खुश नहीं है आपका कंपनी से तो आपका कंपनी डूब जाएगा। तो वो भी कहीं ना कहीं आप पे दबाव मार रहा है, दबाव डाल रहा है। लेबर मार्केट भी दबाव डाल रहा है कि आप कंपनी को ठीक से चलाएं। फिर है मीडिया सोसाइटी प्रेशर। मीडिया भी प्रेशर डालता है, सोसाइटी भी प्रेशर डालता है। मीडिया जैसे कि सोशल मीडिया, आप लोग देखे होंगे मैगी, बीच में मैगी में क्या क्या आ गया था कि मैगी को बॉयकॉट कर दिया था सबको। तो मैगी को बॉयकॉट कर दिया था तो मैगी को तो टेंशन आ गया, तो वो अपना प्रोसेस को ठीक किया और फिर कॉर्पोरेट गवर्नेंस सही तरीके से कराया, कंपनी को डिसिप्लिन में लेके आया। इसी तरह से कैडबरी का भी स्थिति हुआ था। कैडबरी में एक कैडबरी डेयरी मिल्क में क्या मिल गया था पिल्लू, समझे? कीड़ा। तो वो कीड़ा को देख करके मार्केट सोसाइटी उसको बॉयकॉट करने लगा। तो वो बॉयकॉट से बचने के लिए कंपनी अच्छा से रन होने लगा, समझे? फिर एक्सटर्नल ऑडिट। ऑडिटर जो होता है वो कंपनी का फ्रॉड सामने ला सकता है। तो कंपनी यही डर के मारे फ्रॉड करेगा नहीं, ताकि अगर फ्रॉड अगर हो गया छोटा मोटा तो ऑडिटर आकर देख लेगा, सबको बता देगा, इज्जत खराब हो जाएगा, इज्जत का फालूदा हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए वो लोग फ्रॉड कम करेगा, कंपनी को डिसिप्लिन में रखेगा। फिर है कि मॉनिटरिंग एंड एनफोर्समेंट एजेंसीज। जैसे कि बहुत सारा एजेंसी है जो कि मॉनिटर करते रहता है हमारे ये सेक्टर को, इंडस्ट्री को, उसके बाद बहुत सारा पेनल्टी फाइन लगाते रहता है। फिर बहुत सारा रेगुलेटर है जैसे कि सेबी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये दोनों मिल करके बहुत सारा एक्ट, बहुत सारा कानून, बहुत सारा रेगुलेशन लेकर के आता है कंपनीज के लिए, जिसको मानना जरूरी होता है। तो वो भी एक डिसिप्लिन क्रिएट कर देता है किसी भी कंपनी को रन करने के लिए, ठीक है। तो यही था ये चार्ट, जिसको मैंने समराइज भी कर दिया। आशा करता हूं कि ये आपको समझ में आया हो। तो आशा करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आया हो, और अगर समझ में आया है तो आप लाइक करके जाइए, बिना लाइक करे मत जाइए, पाप चढ़ेगा आपको। लाइक जरूर आप करिए, आपका लाइक से मेरा मोटिवेशन भी दुगना होता है और ये वीडियो ज्यादा दूर तक रिकमेंड भी होगा। तो लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका एक कमेंट मेरा पूरा दिन बना देता है। मैं दिन रात आपके कमेंट को निहारते रहता हूँ, बहुत खुश होता हूँ, ठीक है। शेयर भी आप मेरे वीडियो को कर सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिए। इसका रीजन ये है कि आगे आने वाले कंटेंट में आपको बहुत फायदा मिलेगा। जैसे कि पीआईबी वीडियोस में लेकर के आऊंगा और जीएम मिसलेनियस को मैं अपलोड करूंगा। ये दोनों चीज बहुत ही क्रूशियल है आपके आरबीआई ग्रेड बी के लिए। तो इसके लिए आप सब्सक्राइब करके मुझे रख लो, ठीक है। ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ आपको मिलेगा कुमार आर्यन टेलीग्राम पे, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रख लो, ठीक है। अगर आपको कोई इशू होता है कि आप पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हो आप, तो आप इस इंस्टाग्राम आईडी में जाकर के डीएम कर सकते हैं।
अदरवाइज आप कमेंट भी कर सकते हैं, मैं कमेंट में भी हमेशा अवेलेबल रहता हूँ, आपको रिप्लाई तुरंत मिल जाता है, ठीक है। तो आप कमेंट भी जरूर कर सकते हो। तो यहाँ पर वीडियो को विराम देना चाहूंगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब कर दीजिए, ठीक है। जब तक के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो नहीं लाते हैं, तब तक के लिए हर हर महादेव, शंभू शंकर।